हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा ये जो सेशन है, ये मैथ के पीवाईक्यू सेशन होने वाला है। जैसे कि मैं एक पीवाईक्यू सीरीज़ मैथ का अभी करवा रहा हूँ और ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुके हैं। ये तीसरा क्लास है। तो अगर आप सभी को नहीं पता है, तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मैथ के साथ-साथ मैं रीज़निंग का भी पीवाईक्यू सीरीज़ करवा दिया है। 1 क्लास ऑलरेडी हो चुका है और जीके जीएस का भी 1 क्लास हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है, वो सारे क्लासेस देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले एक प्यारी सी मोटिवेशन आप सभी के लिए। इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप सबके अंदर सेल्फ बिलीव है, खुद का विश्वास है खुद के अंदर, तो आप किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो। आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो, अपनी सारी ड्रीम्स को हासिल कर सकते हो। इसीलिए खुद के ऊपर यकीन करना, विश्वास करना और पॉजिटिविटी रखना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो आप अंदर से हार जाते हो, जो कि नहीं करना है। ठीक है? तो हमेशा मेहनत करते रहना और पॉजिटिव रखना खुद को और सेल्फ बिलीव रखते हुए आगे की तरफ हमेशा बढ़ते चले जाना। ओके? ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहना ज़िंदगी में, सब कुछ आसान हो जाएगा। चलो, तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रीज 425 and loses 15%. At what price should he sell the article to earn 5% profit? एक व्यापारी है जो 425 रुपए में एक आर्टिकल सेल किया है और उसमें उसका नुकसान हुआ है 15% का। तो उनको कितने रुपए में फिर बेचना चाहिए ताकि उनका 5% प्रॉफिट हो सके? तो देखो, जो ये सेलिंग प्राइस दे दिया गया है कि एसपी जो है वो 425 है और लॉस हुआ है 15% का। इतना मुझे क्वेश्चन में बोल दिया है। तो नया तो कितने रुपए में इनको बेचना पड़ेगा ताकि 5% का प्रॉफिट हो सके? इसके लिए मुझे कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस रहेगा तो ही मैं नया जो सेलिंग प्राइस है वो निकाल पाऊंगा। तो कैसे करोगे? देखो, तो सीपी निकालने के लिए सिंपल है, पहले सीपी निकाल लो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 100 ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 100 माइनस जो लॉस परसेंट बोल दिया है, ये लॉस परसेंट होगा। ठीक है, अब ये 15% का अगर तुम लॉस निकालोगे, देखो 15% को अगर करोगे, ये 100 इंटू 15% का मतलब क्या होता है? 15/100। ये 100 काट दो तो 15 होता है। तो 100 का अगर 15% करोगे तो 15 ही होगा। ओके, तो इतना हो गया। 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस इंटू यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला सीपी निकालने के लिए। तो अब इसमें वैल्यू लिख दो कि यहाँ पे 100 और 100 से अगर 15 को घटाओगे तो होगा 85 इंटू ये 425 लिख दो। अब इसको 5 से काट दो कि 5×7=85 और 5×8=40, 5×5=25 और 17 से फिर काट दो, 5×17=85। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 500। ये 5 से 100 गुना हो जाएगा 500। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 500 है। ये 500 हो गया सीपी और बेचा कितने में है? 425 में। समझ आया? अब देखो, क्वेश्चन में मुझे बोला है कि कितने रुपए में सेल करना चाहिए ताकि 5% का लाभ हो सके। तो इसके लिए
देखो मैं इधर कर रहा हूं, अब इधर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आएगा। ओके, तो एसपी इक्वल्स टू, देखो मुझे एसपी निकालना है तो ऊपर लिख दो 100 प्लस, क्योंकि देखो अब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बोल दिया है क्वेश्चन में तो प्लस लिखना है। ओके, अगर लॉस बोलता तो माइनस होता, यहाँ पे लॉस बोला है तो माइनस हुआ, अगर प्रॉफिट बोलता तो प्लस होता। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। 5% का प्रॉफिट बोला है तो डिवाइडेड बाई 100 इंटू आ जाएगा सीपी। ओके, सेलिंग प्राइस के केस में सीपी के साथ गुना होगा और कॉस्ट प्राइस के केस में सेलिंग प्राइस के साथ गुना होगा। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। ओके, अब इसको लिख दो, ये 105 बटे 100 इंटू सीपी मेरा क्या निकला है 500, तो यहाँ पे 500 लिख दो। अब 0 0 लगा दो, कट गया, तो अब क्या आएगा, 5 5 25, 2 और एक 5, 525। यही इसका आंसर है। ओके, तो ये कितने ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन डी में। ओके, समझ आया, आसान है, बस तुमको समझना है ये जो चक्कर है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ये समझना है तुमको, और फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। What will be the population of the town on this basis after 2 years if the present population is 16,000? एक जगह है जिस जगह का अभी का जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन, वो है 16,000, और अगर 5% पर एनम, हर एक साल अगर 5% करके पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो जाए तो 2 साल बाद टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो पॉपुलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कि जो टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू इनिशियल पॉपुलेशन इनटू जो जितना परसेंट रेट दे दिया गया है कि 1, अगर इंक्रीज बोला है मतलब बढ़ रहा है बोला है तो प्लस होगा, अगर घट रहा है बोला है तो माइनस होगा। ओके, तो 1 प्लस आर बाई 100। ओके, और ये कितने टाइम के लिए हो रहा है, टू द पावर टाइम आ जाएगा, टू द पावर टाइम। ओके, अब यहाँ पे और एक लॉजिक है कि अगर देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया होता कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही हो रहा है, कि एक साल इंक्रीज हो रहा है और एक साल डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे उस मामले में एक बार प्लस होगा, क्योंकि एक बार बढ़ रहा है इंक्रीज और एक बार घट रहा है तो माइनस होता है। तो माइनस के केस में डिक्रीज में क्या होगा, 1 माइनस आर बाई 100। ओके, वो 2 टाइम के लिए है तो 2 बार हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे 2 बार 2 टाइम के लिए बोला, अगर 1 साल के लिए बोला तो बस इतना हो जाएगा, अगर 2 टाइम के लिए बोला है तो यहाँ पे और एक बार आ जाएगा, वो 1 प्लस आर बाई 100। इस क्वेश्चन के केस में 2 बार बढ़ रहा है 5% करके, इसलिए मैंने 2 बार लिखा, इधर मैंने इसीलिए टाइम लिखा था। ओके, पर तुम लोगों को समझने में आसानी हो सके इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया ये। ओके, अगर 2 बार घट रहा है बोला होता तो 1 माइनस 2 जगह पे आता। ओके, 1 माइनस आर बाई 100, यहाँ पे 2 बार इंक्रीज हो रहा है बोला है तो इसलिए 1 प्लस आर बाई 100। ये इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है ना, उस टाइप के का है। ओके, तो देखो अब बस वैल्यू पुट कर दो कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो 16,000 बोला है, इनटू जो रेट परसेंट है वो है 5% करके, तो यहाँ पे 1 प्लस 5/100 हो जाएगा, 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 5/100। ओके, अब देखो अब क्या करना है, 16,000 गुना में, ये देखो ये नीचे 100 चलेगा तो 100 एक कम 100, और यहाँ पे 100 से 100 अगर भाग करोगे तो 1 आएगा, और 5 एक कम 5, तो 100 प्लस 5 कितना होगा, 105 इंटू यहाँ पे भी सेम है 105/100। अब 0 0 चले गया और यहाँ से 1 0 चले गया। ओके, तो अब क्या होगा, देखो तो 105 और 105 गुना कर दो, देखो मैं साइड में कर रहा हूं,
तो देखो, मैंने ये कैलकुलेशन साइड में कर लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके, इसलिए मैंने साइड में ये कैलकुलेशन किया। देखो, ये बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था। 105 इंटू 105 करने के बाद 11,025 आया, और ये 11,025 के साथ ये जो 16 है, ये 16 मैंने गुना कर दिया। ओके, करने के बाद कितना आया? 1,76,400। तो ये लिख दो इधर कि 176400, और डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये 10 को लिख दो। अब एक जीरो चले गया, तो मेरा कितना बचा? 17,640। यही मेरा आंसर है। ओके, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ आया? ये पॉपुलेशन का क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज ऐसे ही करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये है मदर फॉर्मूला, ये मदर फॉर्मूला है, ये याद रखना। ओके, जो मैंने बताया कि इंक्रीज होने पर प्लस होगा, डिक्रीज होने पर माइनस होगा। ओके, अगर 2 बार डिक्रीज दिया होगा तो मतलब 2 साल में अगर 2 बार ही डिक्रीज हो रहा है तो माइनस माइनस। इस केस में 2 साल में 2 बार इंक्रीज हो रहा है, इसलिए प्लस प्लस। ओके, ये देख लेना है अच्छे से। ओके, और ये इनिशियल पॉपुलेशन के साथ गुना होगा। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये परसेंटेज और एवरेज दोनों मिला के क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स। The average marks of the whole class is 64 and the average marks of the boys is 60. Find the average marks of girls. एक क्लास है जिस क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, उसमें से 40% गर्ल्स है, तो बाकी 60% बॉयज हो जाएगा। अब बोल दिया है क्वेश्चन में कि जो पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स है वो 64 है, मतलब जो ये 50 स्टूडेंट है, ये 50 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 64 है, और जो बॉयज है इनमें से, ये बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो है 60। तो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो, जो बोल दिया है कि 50 स्टूडेंट, तो ये 50 स्टूडेंट का जो 40% गर्ल्स है, तो 50 का अगर 40% करोगे तो ये काट दो, 4 5 20। 50 का 40% ये है गर्ल्स, तो ये नंबर किसका हो गया? गर्ल्स का। ओके, अब बॉयज, तो 50 में से 20 माइनस कर दो। 50 में से अगर 20 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब बोला है कि जो बॉयज का एवरेज मार्क्स है वो है 60 और पूरे क्लास का 64, तो टोटल निकाल लो। ओके, टोटल मार्क्स कितना है? पूरे क्लासरूम में 50 स्टूडेंट है, इस 50 स्टूडेंट के साथ इनका जो एवरेज है जो कि है 64, वो गुना हो जाएगा। ओके, तो 5 से 64 का गुण कर दो, तो 4 5 20, जीरो हासिल 2, तो 5 6 30 और 2 32, और ये एक जीरो आ जाएगा, तो टोटल मार्क्स 3200 हो गया। ये 50 स्टूडेंट का है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में बोल दिया है कि बॉयज का है, बॉयज का जो टोटल मार्क्स है वो है 60 इंटू, देखो बॉयज मेरा कितना है 30, तो बॉयज का टोटल मार्क्स मेरा निकल जाएगा जो कि है 1800। ओके, अब ये देखो, मुझे गर्ल्स का एवरेज मार्क्स निकालना है, तो मैंने अगर टोटल मार्क्स जो कि है 3200, इसमें से अगर बॉयज का टोटल मार्क्स घटा दिया जो कि 1800, तो मेरा गर्ल्स का मार्क्स आ जाएगा। तो 3200 में से 1800 घटा दो, 3200 में से अब 18 को माइनस कर दो, तो होगा 8 से 12 गया तो 4 हासिल 1 1 2 3 1 1400। ये 1400 है गर्ल्स का मार्क्स। ओके, तो ये गर्ल्स का कितना हो गया? 1400। ये तो मेरा आया गर्ल्स का टोटल मार्क्स, जितने भी गर्ल्स है इसका टोटल मार्क्स आया, पर मुझे बोला है गर्ल्स का एवरेज मार्क्स निकालने के लिए। तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए ये जो टोटल मार्क्स है इससे डिवाइड लगा दो कि गर्ल्स का नंबर कितने हैं, जो मैंने पहले निकाल लिया था। गर्ल्स का नंबर है
20 टोटल 50 में से, तो अब 1400 से 20 को घटा दो, तो एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा? एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स ये हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 20। अब ये काट दो और यहाँ से ये गया तो कितना आया? 70, और यही मेरा आंसर है। तो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना हुआ? 70 हुआ, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। ओके ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 1764 मीटर स्क्वायर, 1764 मीटर स्क्वायर. The breadth of a rectangular park is 1/6 of the side of the square field and the length is 4 times its width. What is the cost of leveling the park at least 30 per meter square? तो सबसे पहले मुझे जो बोल दिया कि एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, मतलब ये एक स्क्वायर ही है जिसका एरिया जो है वो 1764 मीटर स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया, अब स्क्वायर का एरिया क्या है? फॉर्मूला देखो, स्क्वायर एरिया जो है वो है ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर का मान बोल दिया है कि 1764 मीटर, तो ये स्क्वायर का मान बोल दिया है 1764 मीटर, और यहाँ से ए का तुम मान निकाल पाओगे कि ए का जो मान है वो √1764 होगा। ये जो स्क्वायर है ये जब इधर आएगा तो ये रूट होकर आएगा, तो अब ए का मान कितना हो जाएगा? ये 1700 जो 64 है इसका √ओवर करके जो वैल्यू आएगा ये 42 का स्क्वायर होता है, 42 का। ओके, यहाँ पे गुना करके भी तुम देख सकते हो। चलो एक बार देख ही लेते हैं गुना करके कि 2 दूगुना 4 और 4 दूगुना 8, और यहाँ पे 4 दूगुना 8 और 4 4 16, तो प्लस कर दो 4 8 8 16 का 6 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 1764 आया 42 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/6 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। ये जो स्क्वायर फील्ड का साइड है जो कि ए का मान है 42, स्क्वायर फील्ड का साइड है ए, तो एक साइड जो है वो 42 है। अब एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका ब्रीथ जो है वो ये जो साइड है इसका 1/6 है, समझ आया? तो रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रीथ है ये रेक्टेंगुलर ब्रीथ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ओके समझ लेना। तो ये स्क्वायर फील्ड का 1/6 है, स्क्वायर फील्ड का जो साइड है स्क्वायर साइड का 1/6 है, तो साइड मेरा 42 है और 42 का 1/6, तो 42 इंटू 1/6, तो इसको अगर गुना करोगे तो 6 7 42, तो 7 है। रेक्टेंगुलर पार्क का जो ब्रीथ है वो 7 है, और इसका फिर लेंथ क्या होगा? देखो लेंथ के लिए बोल दिया कि एंड द लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स ब्रीथ, मतलब जो जो लेंथ है ये रेक्टेंगुलर पार्क का ये ब्रीथ का 4 टाइम्स है, मतलब ब्रीथ तो है मेरा 7 और 7 का 4 टाइम्स मतलब 7 के साथ 4 गुना होगा, तो 4 7 28 हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ होगा 7 गुना में 4, तो 4 7 28 सेंटीमीटर। ओके, अब बोला है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट रीच 30 पर मीटर स्क्वायर, कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ये रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेवलिंग का कॉस्ट है वो पर मीटर स्क्वायर 30 है, 30 है, तो टोटल कितना कॉस्ट होगा यही बोला है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी कभी तुम्हें कॉस्ट निकालने के लिए बोल देगा तो मतलब समझ लेना कि जो चीज तुम्हें बता दिया जाएगा वो रेक्टेंगुलर पार्क हो या किसी घर का दीवार हो, मैं पेंट कर रहा हूँ या लेवलिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं पूरे उस पार्क का या फिर उस दीवार का
एरिया को ही मैं कवर कर रहा हूं। तो एरिया का जो फॉर्मूला है, वो एरिया का फॉर्मूला के साथ जो कॉस्ट है वो कॉस्ट तुम्हें गुना करना होगा, तो निकल जाएगा टोटल जो कॉस्ट है। ठीक है, तो क्या है देखो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा। देखो, रेक्टेंगुलर पार्क मतलब रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ये लेंथ इंटू विड्थ, ये रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला होता है। तो मेरा लेंथ कितना है 28 इंटू विड्थ कितना है 7, 28 इंटू 7, ओके। और ये गुना में क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा जो जो पर मीटर स्क्वायर का जो पर मीटर का कॉस्ट है 30 है रेक्टेंगुलर पार्क का, पर मीटर जो कॉस्ट है पर मीटर लेवलिंग का वो है 30, तो ये 30 गुना में आ जाएगा, ओके, ये एरिया के साथ। तो अब इसको गुना कर दो, 28 इंटू 7, इधर दो, 28 इंटू 7 कितना होता है, 7 8 56 का 6 और 5, तो 7 दूगुना 14 और 5 होगा 19, 196। और इसके साथ 3 गुना कर दो, 3 अगर गुना करोगे तो क्या होगा कि 3 6 18 का 8। अब देखो यूनिट डिजिट को देखो, फिर से वही 3 6 18 का 8 आया और ये एक 0 इधर चले आएगा। तो अब ऑप्शन की तरफ ध्यान दो कि एक ही ऑप्शन में सिर्फ लास्ट में ये 2 डिजिट 80 है, 80 है, वो ऑप्शन सी है, ओके। तो यही मेरा आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है 5880, ओके, यही मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा गुना करके टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं, ओके। ऐसे टेक्निक से, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करके समझ के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना है, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज याद रखना जरूर कि जब भी कभी स्क्वायर पार्क हो, रेक्टेंगुलर पार्क हो, कोई क्यूब आकार का या क्यूबॉइड आकार का कोई भी शेप तुम्हें दे दिया गया है और उसको पेंट करना है या लेवलिंग करना है, जो भी करना है, उसका पर मीटर का जो कॉस्ट तुम्हें दे देगा वो हमेशा एरिया के साथ ही तुम्हें गुना करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि वो अगर तुम पेंट कर रहे हो, लेवलिंग कर रहे हो, मतलब तुम उस जो शेप है उस शेप का पूरा एरिया को ही कवर कर रहे हो, ओके। ये समझना जरूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एज बेस्ड एवरेज का क्वेश्चन है। एट ए टाइम ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ कपल was 23. After 5 years they had a son of 1 year. Find the average age of the family when the son was born. एक कपल है, इन कपलों का जो एवरेज है वो है 23। तो कपल में टोटल कितने लोग आते हैं, 2 ही लोग आते हैं, हस्बैंड और वाइफ, स्वामी स्त्री। तो अब बोल दिया है कि 5 साल बाद, इनके शादी का 5 साल बाद एक बेटा हुआ जिसका उम्र है 1 साल। तो बोल दिया है कि ये अब फैमिली बन गया, हस्बैंड वाइफ और इनका जो चिल्ड्रन है, ये टोटल एक फैमिली बन गया, 3 लोगों का फैमिली। तो इनके फैमिली में जो ये बेटा आया है, ठीक है, इनका बेटा जब जन्म लिया था तो एवरेज कितना था ये पूछा है। इनके बेटे के जन्म के बाद का एवरेज नहीं पूछा, इनके बेटे जब जन्म लिया था उस टाइम एवरेज कितना है वो पूछा है। तो देखो अब टोटल निकल लो सबसे पहले कि जब इनका शादी हुआ था तो टोटल एज कितना था, टोटल एज था 23 जो कि है एवरेज, और इंटू 2 क्यों, क्योंकि 2 लोग हैं, कपल है तो 2 लोग हैं। अब 23 दुगुना कितना होता है 46, ये तो हो गया टोटल एज। अब बोला है कि 5 साल बाद इनका एक बेटा हुआ जिनका उम्र है 1 साल। तो देखो 2 लोग हैं, मान लो कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये कपल है, ठीक है। अब इनका उम्र जो भी है 5 साल बाद बेटा हुआ है, 5 साल बाद, 5 साल का मतलब इनका जो उम्र है उसमें 5 साल का बढ़ोतरी है और इनका जो उम्र है
उन पे 5 साल का बढ़ोतरी है। तो मतलब दोनों का जो एज है, इन दोनों के एज में 5 साल बढ़ गया है। तो टोटल मेरा उम्र में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10 का। 5 + 5 10। ओके, तो इनका अब 5 साल बाद इनका जो उम्र होगा, अब लिख लो यहाँ पे, आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स इनका जो उम्र हो जाएगा वो होगा 5 + 5 10। ओके, तो क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ये 5 है और यहाँ पे 5 है, दोनों का उम्र बढ़ चुका है, तो 56 हुआ। ओके, अब बोला है कि इनका एक बेटा जन्म लिया है जिनका उम्र है 1 साल, तो जोड़ दो बेटे का उम्र, तो सॉन। ओके, क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। ये हो गया टोटल फैमिली। तो ये फैमिली का जो उम्र का टोटल है वो है 57। अब मुझे एवरेज निकालना है। तो देखो, एवरेज के लिए मैंने क्या बोला था कि ऊपर जो टोटल होगा, टोटल डिवाइडेड बाय जितना लोग है। तो मेरा टोटल 3 लोग है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 19 57, तो एवरेज मेरा 19 आया। पर ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो लास्ट लाइन है उसमें ही एग्जामिनर खेल दिया है कि जब इनका बेटा जन्म लिया था तब एवरेज क्या था। ये जो एवरेज है ये इनके बेटे का जन्म होने के बाद, जब बेटे का 1 साल कंप्लीट हुआ है तब का एवरेज है। पर जब इनका बेटे जन्म लिया था तो तब इनका उम्र तो 1 साल नहीं हुआ था। बेटे का जो उम्र है वो तो 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था। उस समय का एवरेज पूछा है। तो इसका जो एक्चुअल एवरेज हो जाएगा वो होगा 19 - 1 18। क्यों? जब इनका बेटा जन्म लिया था तो तब 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था बेटे का, तो एक्चुअल एवरेज कितना था? 18 था। 1 साल हो गया तो तब एवरेज हो गया था 18 + 1 मतलब 19। समझ आया? यही आंसर है क्वेश्चन का, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए 725 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a tunnel 235 मीटर लॉन्ग इन 48 seconds. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बोला है कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 235 मीटर लंबी एक टनल को 48 सेकंड में क्रॉस करता है। तो ट्रेन का स्पीड कितना है? कुछ फॉर्मूलास है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, पहले वो नोट कर लो। देखो, अगर निकलना है टाइम, टाइम निकलने के लिए हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला हो गया। अगर निकलना है स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखो, स्पीड इधर चलेगा, टाइम इधर चलेगा। ओके, अगर निकलना है डिस्टेंस तो हो जाएगा, ये देखो डिस्टेंस तो स्पीड इनटू टाइम, इधर ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया टाइम स्पीड डिस्टेंस का मदर फॉर्मूला। ओके, जब भी कभी एक ट्रेन किसी टनल या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो उस समय वो ट्रेन अपनी जो लंबाई है, जो उस ट्रेन का अपनी लेंथ है, और जो प्लेटफॉर्म या टनल जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, उस टनल या प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है ये दोनों को एक साथ क्रॉस करेगा। ठीक है, तो दोनों का जो लेंथ है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो जो मेरा लेंथ है वो होगा 725 मीटर और 235 मीटर, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 5 5 10, 3 और 1 4, 5 6 और 7 8 9, 960 मीटर, ये टोटल लेंथ हो गया। देखो, आप बोला है कि जो ट्रेन का स्पीड है वो कितना है, तो ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए देखो फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे निकाल लो स्पीड। देखो, स्पीड जो है वो मेरा टोटल लेंथ निकल गया है,
960 और टाइम कितना दे रखा है 48 सेकेंड। ओके, तो ये है मीटर और ये सेकेंड। पर ऑप्शन पे ध्यान दो, ऑप्शन में जो यूनिट दे रखा है वो है किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाऊंगा तो मुझे 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अगर मैं देखो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में जाऊं तो 5/18 से गुना होगा, और अगर मैं मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाऊंगा तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अब ये मेरा हो गया किलोमीटर पर आवर। ओके, ये हो गया मेरा किलोमीटर पर आवर। अब इस पे काट दो, देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4, 4 5 20, और ये 4 18 कितना होता है 72, 72 किलोमीटर पर आवर। और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ये है ऑप्शन नंबर बी में, यही आंसर है। ओके, समझ आया? एक और चीज लिख लो यहाँ पे, जो मैंने यह बताया था, जो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर का केस है। देखो, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और अगर मैं मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाऊंगा तो मुझे 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ओके, ये जरूर याद रखना है, ठीक है? ये जरूर याद रखना है तुम सबको। ओके, गलत मत कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%। इफ इट वर सोल्ड फॉर रुपीज 1596 मोर, then there would have been a gain of 18%. The cost price of the article is। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है और एक आर्टिकल दिया हुआ है जो कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर 24% लॉस में बेचा गया है। अगर जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो यहाँ पे गेन करना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट करना चाहते हैं 18% का, तो उसे 1596 और भी ज्यादा रुपए में बेचना पड़ेगा। ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या है ये पूछ रहा है। देखो, तो मान लो कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। ओके, और जो लॉस बोल दिया है वो है 24%। देखो, जो लॉस परसेंट है वो है 24%, और जो प्रॉफिट परसेंट बोल दिया है वो 18% होना चाहिए। इतना इंफॉर्मेशन मुझे दे दिया, तो अब अगर देखो, मैंने सीपी को 100 तो मान लिया है कि ये लेट लिख लो, ठीक है? तो ये लेट लिख लो, सीपी को मैंने 100 मान लिया। अब देखो, आप क्या बोला है कि 24% का लॉस हुआ है ये 100 के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो पहला जो सेलिंग प्राइस का कंडीशन है वो ऐसे लिख लो कि SP1 इक्वल्स टू, देखो 100 का अगर 24% करोगे तो कितना होगा, 24 ही होगा। ये देखो 100 इंटू 24/100, 24% का मतलब यही होता है कि 24/100। इसको काट दो तो कितना हुआ 24, तो 100 माइनस 24 अगर करोगे तो आएगा 76। अब दूसरा कंडीशन मुझे क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि गेन करना है, प्रॉफिट करना है 18% का ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो ये लिख लो SP2 मतलब दूसरा सेलिंग प्राइस 100। अब देखो 18%, तो 100 इंटू 18/100 करोगे तो 18 ही आएगा। पर यहाँ पे देखो प्रॉफिट है, मतलब ये गेन हो रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा 18। मतलब जो देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं वो SP माइनस CP होता है प्रॉफिट निकलने के लिए। ओके, तो प्रॉफिट जो है, ये देखो प्रॉफिट माइनस SP अगर करोगे तो ये CP आ जाएगा।
ओके, अगर तुम्हें सीपी निकलना है तो, क्योंकि क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस जो है उससे अगर ज्यादा रुपए में बेचोगे तो ही सेलिंग प्राइस होता है। ओके, और जितना रुपए ज्यादा बेच रहे हो, जितना रुपए में, वही तुम्हारा प्रॉफिट है। और अगर लॉस निकालना है तो ये हमेशा सीपी माइनस एसपी होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो लॉस है वो भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो भी सीपी के ऊपर ही हो रहा है। तो सीपी का जितना प्राइस है उससे अगर मैं कम रुपए में बेच रहा हूं तो ही मेरा लॉस हो रहा है, और जितना मैं कम रुपए में बेच रहा हूं उतना मेरा लॉस अमाउंट है। ओके, ये लॉजिक है, ये याद रखना। ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा अब 118। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि 1596 रुपए में ज्यादा बेचना पड़ेगा तो ही प्रॉफिट होगा सेलर का। तो पहले कंडीशन में देखो 76 हुआ था जो कि कॉस्ट प्राइस से कम रुपए में बेचा था, और दूसरे में कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रुपए में बेच रहा है तो गेन हो रहा है। तो कितना ज्यादा में बेच रहा है, देखो 76 से 118। अब इससे घटा दो, 118 से 76 को माइनस कर दो, तो जितना हो रहा है उतने का मान है 1596, एक्चुअल वैल्यू है वो। ठीक है, तो 118, देखो 118 से 76 को घटा दो, तो 6 से 8 गया तो 2, 7 से 11 गया तो 4, एक एक तो 0 हो गया 42। ये जो 1596 है ये 42 का मान है। ठीक है, तो एक का मान क्या होगा, 1596 डिवाइडेड बाई 42, और 100 का मान कितना होगा। अब देखो 100 का मान मतलब ये कॉस्ट प्राइस, यही से तुम कॉस्ट प्राइस का मान निकाल सकते हो जो कि 100 है। तो 100 का मान होगा 1596 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 100। अब ये काट दो यहां से, ये जाएगा 21 से, देखो 21 से काट दो, तो 21 दुगना 42 होता है, और 21 से इसको अगर डिवाइड करोगे, देखो 21 से 1596, ये जाएगा 7 से, पहले बार तो 147, 7 से 9 गया 2, और 4 से 5 गया तो 1, और ये 6 आया तो 6 से चले जाएगा, 6 कम 6 और 6 दुगुना 12, तो ये हो गया, तो ये 76 है, और ये 2 से ये उड़ा दो तो होगा 50। तो ये कितना हुआ, अब गुना कर दो, 5 6 30, 0 और हासिल 3, 5 7 35, 38, और ये 0, तो 3800, 3800, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। समझ आया, ऐसे होता है। ओके, बिल्कुल आसान है, बस लॉजिक समझना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। पाइप ए एंड बी कैन fill a tank in 7 hours and 10 hours respectively, while pipe C can empty the tank in 14 hours. If all the pipes are started together, how long will it take to fill the tank? दोनों पाइप है, जो पाइप ए और पाइप बी है, ये दोनों पाइप एक टैंकी को 7 घंटे और 10 घंटे में भर रहा है, और जो पाइप सी है ये उसी टैंकी को 14 घंटे में खाली कर रहा है। तो अगर सारे के सारे ये जो तीनों पाइप है ए बी सी, ये तीनों पाइप को अगर एक साथ खुला दिया जाए, ऑपरेट कर दिया जाए एक साथ, तो कितने घंटे में, कितने टाइम के अंदर ये जो टैंकी है ये पूरा भर जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखो जो पाइप ए है, पाइप ए का टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटा, और जो पाइप बी है इनका टाइम लग रहा है 10 घंटा। ओके, ये जो है ये तो फिल कर रहा है, ये पूरा जो है ये फिल कर रहा है। ओके, और जो पाइप सी है इसका टाइम लग रहा है 14 घंटा, ये जो है ये खाली कर रहा है। ओके,
तो सबसे पहले टोटल वर्क निकलना पड़ेगा। अब टोटल वर्क निकलने के लिए क्या करना है, ये जो तीनों पाइप को जितना टाइम लग रहा है, ये 7 घंटा, 10 घंटा और 14 घंटा, इन सभी का एलसीएम ले लो कि 7, 10 और 14। तो सबसे पहले 7 से लगा दो, हुआ, और इसके बाद 2 से कर दो, तो 1 आया, 5 दूना 10 और 2 1 कम दो, तो क्या हुआ, 5 दूना 10 और 7 70। तो टोटल जो वर्क है वो है 70। ओके, तो अब एफिशिएंसी निकालना, टोटल वर्क मेरा निकल गया, तो एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी के लिए देखो, तो पाइप ए का जो एफिशिएंसी है, टोटल वर्क जो है वो ऊपर आएगा 70 डिवाइडेड बाई जितना टाइम लग रहा है 7, तो 7 से काट दो तो 10 हुआ। बी का जो एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी 70 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई बी का टाइम 10, काट दो तो 7। इसी तरीके से सी का एफिशिएंसी जो कि है ये टोटल वर्क 70 डिवाइडेड बाई सी का टाइम 14 घंटा, तो ये जाएगा 5 से, 5 5 14 70, सी का एफिशिएंसी 5 है। ओके, तो सभी का एफिशिएंसी निकल गया। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन शायद आ रहा है कि ये एफिशिएंसी बाय टाइम क्यों हुआ। देखो, टाइम एंड वर्क का एक मदर फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, टाइम एंड वर्क का एक मदर फॉर्मूला जो है वो है, देखो, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये है टाइम एंड वर्क का मदर फॉर्मूला, यही से ये डिराइव हुआ, ये आया। देखो, जो टोटल वर्क है, टोटल मुझे क्या निकालना था, एफिशिएंसी निकालना था, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई अगर टाइम करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। देखो, एफिशिएंसी के साथ टाइम गुना में है, तो अगर मैं टाइम को नीचे ले आऊं, इधर आएगा। जब ये कोई चीज अगर गुना में होता है राइट हैंड साइड में, तो अगर वो लेफ्ट साइड में आता है तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइम डिवाइड हो जाएगा, टोटल वर्क के नीचे आएगा, तो एफिशिएंसी आ जाता है। अगर मुझे टाइम निकलना है तो ये जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को मैं टोटल वर्क के नीचे लाऊंगा। ओके, तो इसीलिए टोटल वर्क हमेशा ऊपर रहता है। समझ आया? चलो, अब क्या करना है, अब कितना टाइम लगेगा अगर सभी पाइप को एक साथ ऑपरेट किया जाए तो देखो, जो टाइम लगेगा किसका किसका, ए, बी और सी, तीनों का वही सेम चीज है। मुझे टाइम निकालना है तो टोटल वर्क ऊपर आएगा, तो मेरा टोटल वर्क कितना है, 70 है, और जो एफिशिएंसी है वो नीचे आएगा। अब एफिशिएंसी में देखो, इधर ये जो 2 पाइप है, ए और बी, ये 2 पाइप भर रहा है, फिल कर रहा है टैंकी को, तो फिल कर रहा है, 10 + 7 होगा। ओके, 17, 10 + 7 भर रहा है, तो इसीलिए प्लस हुआ। और जो पाइप सी है, ये टैंकी को खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये जो है ये माइनस कर रहा है पूरा टैंकी को, तो माइनस में। अब सी का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व अगर करोगे तो 70 डिवाइडेड बाई 17 माइनस 5, जो कि है 70/12। अब अगर ये काट दो तो 12 से अगर कटोगे तो देखो, ये तो कटेगा नहीं, तो जो होगा 12 से 70 को भाग दे दो, तो कितने में जाएगा, 5 5 12 60 और 6 12 72 हो जाता है, तो ये होगा 10। तो अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में है, आगे करने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ ध्यान दो, तो ये होगा 5 और 10/12,
ठीक है। देखो जो भागफल है ये पहले आएगा और जो भागशेष है ये इधर, ये ऊपर आएगा, और जो जिससे भाग हो रहा है ये नीचे आता है हमेशा। ठीक है, जो फ्रैक्शन में वैल्यू आता है ऐसे टाइप का, ये ऐसे ही होता है। अब ये काट दो, तो 2 से काट दो, तो 5 दुगुना 10 और 6 दुगुना 12, तो 5 और ये 5/6। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन डी है, यही मेरा आंसर है। ओके, यही आंसर, तो ऑप्शन डी। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जियोमेट्री का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ। द लेंथ ऑफ द 3 sides of a triangle are 12 semi, 15 semi and 21 semi respectively. Find the area of the triangle. जो एक ट्राइंगल है, इनका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, जिनका जो ये 3 लेंथ है ये दे दिया गया है, 12 सेमी, 15 सेमी और 21 सेमी। तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल है एक विषम बाहु ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो 3 लेंथ है ना, ये तीनों लेंथ असमान है, बराबर नहीं है, 12, 15 और 21। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है विषम बाहु त्रिभुज का। तो ये एरिया है, एरिया इक्वल्स टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला। इसको हेरोन फॉर्मूला भी बोलते हैं, हेरोन फॉर्मूला ये। ओके, ये तुम सबको याद रखना है। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हेरोन फॉर्मूला। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा देना है कि ए बी सी का मतलब कि मैंने 12 लगा दिया, 15, ऐसे नहीं। देखो ए का मतलब तो यही है, 12, 15, 21 यही होगा ए बी सी। पर ये जो एस है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेमी पेरीमीटर। जो ये ट्रायंगल है, ये विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इनका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये जो तीनों लेंथ है ना, 12, 15, 21, इन सभी को एक साथ जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो 12 प्लस 15 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा? 5 और 1 6, 7 8 और 2 1 3 4। अब ये काट दो, 24, 24 दुगुना 48। ओके, तो ये मेरा सेमी पेरीमीटर निकल गया 24। अब ये सेमी पेरीमीटर जब मेरा निकल गया, अब ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। देखो, तो रूट ओवर 24 एस, तो 24 माइनस ए क्या है? 12 सेंटीमीटर, इंटू 24 माइनस बी क्या है? 15 सेंटीमीटर, और सी मेरा कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो 24 माइनस 21। ओके, तो देखो, तो अब ये माइनस करके इसका वैल्यू लिख दो। तो रूट ओवर 24 इंटू 12 से अगर 24 को घटाओगे तो 12 ही होता है, इंटू 24 से अगर 15 को माइनस दोगे तो कितना होगा? 9 होगा, इंटू 24 से 21 को अगर माइनस दोगे तो 3 होगा। अब इसको स्प्लिट कर दो, मतलब सिंप्लीफाई कर दो। देखो, तो इक्वल्स टू रूट ओवर में ये 24 जो है ये 4 इंटू 6 होता है, 4 और 6 24। अब 4 को भी स्प्लिट करके लिखो कि 2 इंटू 2 4 होता है, और गुना में 6 इंटू 12, तो 6 इंटू 2 6 इंटू 2 और 9, 3 इंटू 3, और ये 3 इधर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो, 2 इंटू 2 है तो 1 2 आ जाएगा यहाँ से, ये रूट अब हट जाएगा, ठीक है, इंटू 6 इंटू 6 है तो 1 6 इधर आ जाएगा, और इधर 3 इंटू 3 है तो 1 3 इधर आ जाएगा, और मेरा बचा क्या? 1 2 मेरा बच गया और 1 3 बच गया एक्स्ट्रा, तो ये
रूट ओवर के अंदर आ जाएगा, 2 इंटू 3। अब यह से क्या हुआ, बस गुना कर दो कि 6 दुगुना 12 और 3 12 36, और जो ये है 3 दुगुना 6, तो 36 रूट ओवर 6, यही मेरा आंसर है। ओके, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में, यही आंसर है। समझ आया? ये जो हेरोन्स फॉर्मूला है इसको तुम सबको याद रखना है। ओके, ये हेरोन फॉर्मूला, और सेमी पेरीमीटर निकल के फिर ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके कर देना, हो जाएगा। ऐसे ही जो विषम बाहु त्रिभुज है इसका एरिया निकलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 4, 9 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 98? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है a बाई बी इक्वल्स टू c बाई, इसको x मान लो, मतलब मुझे ये फोर्थ प्रोपोर्शनल ये जो है ये निकालना है, तो इसको c x मान लो। ओके, ये फॉर्मूला है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का, और जो मीन प्रोपोर्शन है ये है फोर्थ के लिए। ओके, और जो मीन प्रोपोर्शन है ये निकालने के लिए तुम्हें रूट ओवर ए बी करना है, ए इंटू बी, रूट ओवर ए इंटू बी, ये मीन प्रोपोर्शन निकलने का फॉर्मूला है। ओके, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, नोट कर लो और रिवाइज करते रहना तो याद हो जाएगा। अब देखो, अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे ए है 3 और बी है 4, इक्वल्स टू जो सी है वो है 9 और एक्स मुझे निकलना है। तो अब ये साइड बाय साइड गुना कर दो कि ये 3x इक्वल्स टू 4 9 36, तो 3 से इसको काट दो तो 3 12 36, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 12। ओके, अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन निकलना है मुझे, तो मीन प्रोपोर्शन में क्या होगा कि रूट ओवर ए जो है वो है 3 और बी जो सॉरी यहाँ पे ए का मान जो है वो 2 है। देखो, मीन प्रोपोर्शन में बोल दिया है कि मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 and 98, तो 2 इंटू बी का मान जो है वो 98 है, तो गुना कर दो कि 8 2 गुना 16 और 1 9 2 गुना 18 और 1 196, तो रूट ओवर 196 इसका मान होता है 14। जो 14 का स्क्वायर होता है ना, 14 इंटू अगर 14 करोगे 14 का स्क्वायर तो 196 होता है। ओके, तुम्हें कम से कम 25 तक तो याद रखना ही है, 20 से 25 तक जितने भी सारे स्क्वायर्स है वो याद रखना ही है। ओके, तो मेरा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो 12 है और जो मीन प्रोपोर्शन है वो 14 है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों का रेशियो कितना होगा, तो सिंपल है कि 12:14 कर दो रेशियो, जो रेशियो होगा। तो अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर दो, 2 से काट दो तो 6 दुगुना 12 और 7 दुगुना 14, तो 6:7, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। मेरा रेशियो निकल गया दोनों का। ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 50% गिव्स 2580, द नंबर इज। एक नंबर है जो दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, अगर उसको इंक्रीज किया जाए 50% तो ये नंबर देता है 2580, तो वो नंबर कितना है। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम ये जो नंबर तुम्हें निकलना है इसको 100 भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी मन करे मान सकते हो, पर अगर 100 मान के करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, कैलकुलेशन भी आसान होता है। देखो, तो जो नंबर होता है ये लिख लो कि लेट द नंबर बी 100। ओके,
मैंने 100 माना। अब ये जो 100 है, अगर इसको 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो 100 का 50% कितना होता है? 100 ही होगा, सॉरी 50 ही होगा। 50% मतलब 50/100, तो 100 कट गया तो 50। तो 50% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 का 50% तो 50 ही होता है, तो 50 100 में जोड़ना पड़ेगा फिर। तो 100 प्लस 50, ये कितना होता है? 150। अब ये 150 का मतलब होता है 2580। ये तो मैंने माना 100, पर इसका एक्चुअल वैल्यू कितना होता है 50% इंक्रीज करने के बाद? 2580, जो कि क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो ये 150 का मतलब है 2580। तो यहां से एक का मान निकाल लो। एक का मान होगा 2580 बटे में 150। ओके, अब ये 0 0 काट दो। इसको कुछ नहीं करना। देखो, एक का मान ये आया। अब मुझे 100 का वैल्यू निकालना है। 100 का वैल्यू निकालना है क्योंकि मैंने ये जो नंबर है इसको 100 माना, पर ये तो एक्चुअल नंबर नहीं है। तो 100 का मान जो है वो 258 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। ओके, अब इसको 5 से काट दो। 3 5 15 और 5 20 100। ये जाएगा 3 से जाएगा। कैसे कैसे जाएगा चेक करोगे? देखो, ये जो नंबर है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल याद करो। अगर तुम्हें पता नहीं है तो डिविजिबिलिटी रूल पहले सीखो। मैंने एक क्लास में डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था। तो 5 और 2, सब ये जो जितना नंबर है इसको आपस में जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वो 3 से चेक कर लो कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 और 8 15। तो ये 3 से डिविजिबल है। तो इसको काट दो कि 3 8 24। 24 से 25 घट गया तो एक बचा, तो 18। तो 3 6 18, 86। अब इसको गुना कर दो, 86 इंटू 20। तो 6 दुगुना 12 के 2, और 8 दुगुना 16 एक 17। तो 1720 यही मेरा आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इफ 15% ऑफ 55% ऑफ ए नंबर इज 2475, देन 41% ऑफ दैट नंबर इज। एक नंबर है जो क्वेश्चन में नहीं बोला गया, उसका 55%, फिर जो आएगा उसका 15% करने के बाद जो आएगा उसका वैल्यू होगा क्या? 2475। ठीक है, फिर ये सिंप्लीफाई करना, और उसके बाद जो नंबर आएगा उसका 41% क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, ये जो एक से ये जो नंबर का जिक्र किया है ना, जो मेंशन नहीं है, तो तुम मान लो कि लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर लेट द नंबर बी एक्स। ओके, एक्स मान लिया। तो अब क्या है कि एक्स का 55%। ओके, एक्स का 55%, और फिर ये टोटल का जो है 15%। क्योंकि देखो, जो बोला है कि 15% ऑफ 55% ऑफ अ नंबर, ये नंबर का 55% और 15% ऑफ, तो ऑफ का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो 15/100, जिसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 2475। ओके, अब ये जो है 5 से काट दो। 5 11 55 और 5 20 100। तो ये क्या हुआ? x इंटू 11/20 इंटू 15/100 इक्वल्स टू क्या है? 2475। अब ये जो है 5 से ये काट दो। ये 3 5 15
और 4 5 20 हुआ। तो ये मेरा कितना हुआ कि 33, क्योंकि देखो 11 इंटू 3 तो 33 के साथ x को गुना करोगे तो 33x, तो ऊपर हो जाएगा 33x, नीचे आएगा 4 गुना में 100, तो कितना होगा 400 इक्वल्स टू 2475। ओके, अब ये जो है देखो x के साथ 33 गुना में है और ये नीचे है, तो x को यहाँ से अलग कर दो, x को इधर रख दो और ये जो टोटल वैल्यू है इधर ले आओ। तो क्या होगा, जब 33/400 को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, 400/33 हो जाएगा, क्योंकि ये जब नीचे में आएगा इसके डिवाइड में आएगा, तो ये जब ऐसे पलट के आएगा इधर गुना में तो 400/33 होगा। तो ये देखो x इक्वल्स टू 2475 इंटू 400/33। अब ये 3 से जा रहा है या नहीं, आपस में नंबर को जोड़ के देख लो। ये 4 और 2 6, 6 और 5 कितना 11, 11 और 7 कितना 18, तो ये 3 से जा रहा है। तो ये यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देख लो कि 2475, तो 3 8 24, फिर ये 7 आया तो 3 2 6 और ये 1 और यहाँ से 5, तो 3 5 ये 15 हो जाएगा। ओके, ये गया। तो यहाँ से 3 से ये 33 11 बार में जाएगा और ये मेरा कितना है 825। ओके, अब ये जो है 4 से 825 को गुना करो। एक और चीज देखना है, 11 से ये 825 जा रहा है क्या, इधर एक बार साइड में भाग करके देख लो कि 11 से 825 जा रहा है या नहीं। तो ये जाएगा पहले 7 से तो 77, 7 से 82 तो 5 हुआ और ये 5 से चले गया तो 55, मतलब ये जा रहा है तो 75। 11 से ये फिर जाएगा तो क्या होगा 75। ओके, तो ये 75 से आप 4 का गुना कर दो, तो 4 5 20 और हासिल 2, तो 4 7 28 29 30 और ये 2 0 इधर आ जाएगा, तो x का मान हुआ टोटल 30,000। अब क्या है, बोला है कि इसका ये जो मान हुआ है इसका 41%। तो फाइनल मेरा आउटपुट जो है वो होगा कि 30,000 का 41%, मतलब 41/100। तो अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 3 से 41 का गुना कर दो कि 3 कम 3 और 3 4 12 और ये 2 0 इधर आ जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है 12,300, यही मेरा आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, यही मेरा आंसर है। समझ आया, थोड़ा कैलकुलेशन था, क्वेश्चन समझ के करना था बस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर हैज द पेरीमीटर इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है, अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस का मतलब है पेरीमीटर, ठीक है। सर्कल का जो पेरीमीटर है उस ये दोनों बराबर है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर दोनों बराबर है, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर का। तो जो स्क्वायर का एरिया होगा और सर्कल का जो एरिया होगा, ये दोनों का रेशियो कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर है 4a, स्क्वायर पेरीमीटर, स्क्वायर पेरीमीटर जो है ये 4a होता है। ओके, और जो सर्कल का पेरीमीटर है
सर्कल पेरीमीटर जो है ये होता है 2πr, 2πr। ओके, ये दोनों फॉर्मूला है, ये याद रखना, ठीक है, या फिर नोट कर लेना। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन में बोल दिया है कि बराबर है, तो बराबर कर दो कि 4a इक्वल्स टू 2πr। अब देखो यहां से मुझे a का मान निकालना है, तो 4a इक्वल्स टू, ये जो पाई है, पाई का मान 22/7 होता है, जो क्वेश्चन में भी बोल दिया कि पाई का मान ये पकड़ने के लिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर होता है रेडियस, जो कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया 7 सेंटीमीटर का, तो ये 7 लिख दो। अब ये 7 7 काट दो, फिर क्या हुआ, ये जो 4 है इधर, ये 4 इधर चले आएगा, इधर चलेगा तो डिवाइड में आएगा, क्योंकि ए के साथ गुना में है, तो ए इक्वल्स टू 2 इंटू 2, ये 22 दुगुना कितना होता है 44, और ये डिवाइडेड बाई 4, 4 से ये काट दो, तो ए का मान कितना आ जाएगा 11। ओके, ए का मान 11 आ गया। अब क्वेश्चन में एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोला है, ये दोनों का, स्क्वायर का और सर्कल का। तो रेशियो निकालने से पहले मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा और सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो, फिर रेशियो कर देना। ये जो स्क्वायर का एरिया होगा, स्क्वायर एरिया, अब स्क्वायर का जो एरिया है ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। तो अगर 11, तो ए का मान कितना है 11, तो 11 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है। ओके, ये कुछ नंबर्स है जिसका स्क्वायर क्यूब रटा होना चाहिए तुम सभी को। ओके, क्वेश्चन में टाइम सेव होगा। अब ये तो आ गया स्क्वायर का एरिया, अब मुझे निकालना है सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, सर्कल एरिया, सर्कल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर, जो कि है 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में बोल दिया था, तो कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो अब 7 से ये काट दो, तो कितना हुआ मेरा 7 ही हुआ, तो 7 से अब 22 को गुना कर दो, तो 7 दुगुना 14 का 4 हासिल 1, 7 दुगुना 14 और 1 15, 154। ओके, अब ये मुझे रेशियो में लगाना है, तो क्या बोला है कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, पहले सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया 154 है, तो मेरा रेशियो क्या आएगा, देखो मैं इधर कर रहा हूं, तो सर्कल का एरिया मेरा जो है वो 154 है, और रेशियो में लगाना है, तो ये रेशियो लगा दो, और क्या है स्क्वायर का एरिया, तो 121। ओके, तो ये अब काट दो आपस में, कितने से जाएगा ये 11 से जाएगा, हाँ 11 से चले जाएगा। देखो 11 कम 11, तो 11 से 15 को माइनस दोगे तो 4 आएगा, ये 4 आया, तो 4 11 44 हो गया, तो यहाँ पे कितना आया 14 आया, और ये तो 11 का स्क्वायर है 121, तो 14:11। ओके, यही मेरा आंसर है, यही रेशियो है, रेशियो में लगाने के लिए बोला था, तो यही रेशियो है। ओके, तो 14:11 जो कि है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी, यही मेरा आंसर है। ओके, समझ आया। फॉर्मूला एडवांस मैथ का तुम सबको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन है ये देखो कैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो 394 इंटू 394 प्लस 2 इंटू 394 इंटू 106 प्लस 106 इंटू 106, ये है। अब देखो ये जो है यहाँ पे देखो सेम नंबर 2 बार है, यहाँ पे देखो सेम नंबर 2 बार है,
और यहाँ पे एक बार ये वाला नंबर पहला वाला और बाद वाला नंबर, और इसके साथ 2 गुना में है। समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे b इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 ये a और ये b, इसको a मान लो, ठीक है, इसको a मान लो और इसको b मान लो, ओके। और ये जो है टोटल 2ab है, 2ab, ओके। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ओके। तो ये 394 है, 394, तो ये 394 प्लस, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 394 प्लस 106 इसका स्क्वायर, ओके। तो अब ये जोड़ लो कि क्या होगा, 394 394 प्लस 100 अगर करोगे तो 494, और फिर 6 योग करोगे तो कितना होगा 500, 500। अब इसका स्क्वायर अगर करोगे तो क्या होगा 500 इंटू 500, तो 5 5 25, और ये 00 और फिर और 00, ये हो जाएगा, है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, देखो अगर समझ में नहीं आया तो ये 500 इंटू 500, 5 5 25, और ये 00 इधर आया और ये 00 इधर आया, ओके। तो यही मेरा आंसर है, इतना ही था इस क्वेश्चन में, बस देख के पहचानना था कि ये कौन से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ओके। ये है ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा आंसर है, ओके। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। ए सर्कल एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल इज। एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है जिसका जो पेरीमीटर है वो सेम है, मतलब बराबर है, और रेक्टेंगल का जो 2 साइड्स है वो बोल दिया है 18 सेमी और 26 सेमी, तो सर्कल का एरिया क्या होगा वो पूछा है। तो क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा कर दो। इस सर्कल का पेरीमीटर जो कि है फॉर्मूला मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2πr, ये सर्कल का पेरीमीटर है और ये बराबर है, दोनों सेम है। इसके साथ जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रीथ, ओके। ये है सर्कल का पेरीमीटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ सर्कल पेरीमीटर, ओके, सीपी। और ये है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आरपी, ओके। तो जो आप पाई का वैल्यू बोल दिया है कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया 2 इंटू 22/7, ओके। और आर मुझे पता नहीं है, आर मुझे यहाँ से निकलना है। अब 2 इंटू, देखो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ये वो बोल दिया है ना कि 2 साइड्स जो कि 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, यही है लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो इसको किसी भी मान लो कि लेंथ को तुमने 26 मान लिया और ब्रीथ को 18, ओके। तो अब क्या है कि ये जो है देखो 26 और 18 कितना होगा, 26 और 10 36, 36 और 8 कितना होगा 44, तो 2 गुना में 44, और ये इधर जो है ये हो जाएगा, देखो इसको ना 2 इंटू 44 जो कि है 88 होता है, इसको एक बार में लिख लो 88, ओके। ये हो जाएगा मेरा 88, और देखो यहाँ से जो है आर, मुझे आर का वैल्यू निकालना है, और ये जो है 2 इंटू 22/7, ये जब टोटल इधर आएगा तो ये देखो ये 44 हो जाएगा ऊपर, 44/7, ये जब इधर आएगा तो 44/7 नीचे आएगा, जब उल्टा होके गुना में आएगा तो 7/44 होगा, ओके। तो ये 44 से अब ये काट दो, ये 2 गुना है जो 88 है, 2 गुना है,
तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 7 दूगुना 14। ओके, आर का वैल्यू 14 निकल गया। अब क्वेश्चन में जो बोला है कि सर्कल का एरिया निकलने के लिए, सर्कल का क्षेत्रफल, तो मैं निकल सकता हूं। देखो, तो सर्कल का जो एरिया होगा, सर्कल एरिया, सर्कल एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू है 22/7। देखो, तो 22/7 गुना में मेरा आर का वैल्यू यहां से निकल गया, तो 14 इंटू 14 कर दो, 14 इंटू 14। ओके, अब 7 से इसको काट दो, तो 7 दूगुना 14। अब 14 दूगुना कितना होता है, 28, 28 और 22, 28 इंटू 22 अगर करोगे, ये 28 इंटू 22, तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 8 दूगुना 16, 16 का 6, ये यूनिट डिजिट है। अब ऑप्शन की तरफ ध्यान दो कि कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, वो है ऑप्शन नंबर डी में। तो 616, 28 इंटू अगर 22 करोगे तो 616 ही आंसर आता है। ओके, ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, समझ आया? ये जो मैंने ये ट्रिक बता दिया तुम सभी को कि देखो, एग्जाम हॉल में तुम्हें टाइम सेव करना है। अगर मेरा यूनिट डिजिट प्लेस से आंसर निकल जा रहा है तो इसमें फिर गुना करके अपना टाइम बर्बाद मत करो। ओके, हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें ध्यान लगाना पहले, बड़ा बड़ा जो कैलकुलेशन है सॉल्व करने से पहले। ओके, अगर यहीं पे ऑप्शन में और एक किसी ऑप्शन में यूनिट डिजिट अगर 6 हो जा 6 दे देता तो तुम्हें फिर सॉल्व करना पड़ता। ओके, तो ये सब एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन दिया है नंबर सिस्टम का। इफ द 8 डिजिट नंबर, ये जो दे दिया गया है, इज डिविजिबल बाय 8, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इज। क्योंकि ये जो नंबर दिया है बीच में एक पी लगाया है, जो ये पी का वैल्यू है, पी का वो भी मैक्सिमम वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू पी का जो ऑप्शन दे दिया गया है इनमें से कौन सा होगा, और ये फिर पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी तुम्हें नंबर दे दिया जाएगा उस नंबर का यूनिट प्लेस से तीसरे नंबर तक तुम्हें, ये जो लास्ट का 3 डिजिट है ना, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, ये तुम्हें चेक करना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 43377P08 ये दे दिया गया है। अब देखो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बस सिर्फ ये तुम्हें, ये जो लास्ट का 3 डिजिट है ये तुम्हें चेक करना है। ओके, सिर्फ ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जा रहा है तो ये पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर यहीं पे 4 दे देता तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट को चेक कर लो, अगर डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर डिविजिबल है। और अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल दे देता तो सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करो, उस केस में सिर्फ तुम्हें 8 चेक करना होगा, यूनिट प्लेस डिजिट। ओके, अगर डिविजिबल हो रहा है 2 से तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता। ओके, अब देखो, अब ऑप्शन की तरफ ध्यान दो। ये ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 6 4 8 7। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 8 से चेक करूंगा कि 8 से जा रहा है या नहीं। अब देखो, अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा, ऑप्शन की तरफ ध्यान दो कि जितने भी सारे नंबर्स दिया हुआ है वो ये पी के जगह पे बिठा बिठा के देख लो कि कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इन सारे ऑप्शन में से 8 है, तो मैं 8 को लिखूंगा यहाँ पे, पी के जगह पर मैंने 8 बिठा दिया और 808 ये यहाँ से
मैं अब 8 से इसको भाग दूंगा, तो 8 10 80 होता है, और ये 8 गया तो 8 एक कम 8, तो ये डिविजिबल है 101, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर मुझे देखो, फिर मुझे ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, 6 4 7 ये सब कोई जरूरत नहीं है चेक करने का। तो मेरा जो आंसर है यहाँ पे 8 आएगा, ओके, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, यही मेरा आंसर है। ओके, बस इतना ही इस क्वेश्चन में था। बाकी सारे जो नंबर्स है वो बिठा बिठा के देखने का कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम हॉल में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मोहन इन्वेस्ट्स ए सम ऑफ 5000 एंड वरुण इन्वेस्ट्स a sum of 9000 at the same rate of simple interest per annum. If at the end of 3 years Varun gets 480 more interest than Mohan, then find the rate of interest per annum in percentage. देखो, मोहन और वरुण दो बंदा है, मोहन ने इन्वेस्ट किया है 5000 और वरुण ने इन्वेस्ट किया है 9000 सिंपल इंटरेस्ट के नाम पे। ओके, एक सेम रेट पे, दोनों ही सेम रेट पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब ये रेट जो है वही मुझे निकालना है। तो 3 साल बाद, टाइम कितना दे दिया है, 3 साल, 3 साल बाद वरुण को 480 रुपए ज्यादा मिला है इंटरेस्ट के तौर पे मोहन से, क्योंकि देखो, क्योंकि वरुण मोहन से ज्यादा इन्वेस्ट भी किया था, इसलिए वरुण को ज्यादा मिला है। तो मुझे निकालना है वरुण जो रेट है वरुण और मोहन का, जो जिस रेट पे इन्होंने इंटरेस्ट लिया है, तो उस रेट को मुझे फाइंड आउट करना है। देखो, तो जो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला आता है वो है कि SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT बाई 100। अब P का मतलब प्रिंसिपल इंटू R का मतलब है रेट इंटू T का मतलब है टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये है सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला, ये तुम सबको रट्टा होना चाहिए। ओके, अब देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है, देखो, अब मैं पहले मोहन का निकालूंगा, पहले तुम मोहन का निकालो, क्योंकि तो मोहन और वरुण का तुम्हें दोनों का ही निकलना है अलग अलग करके। तो 5000 इंटू रेट मुझे निकालना है, इंटू टाइम 3 साल, दोनों को ही 3 साल बाद इंटरेस्ट मिला है, तो डिवाइडेड बाई 100। अब 100 से ये 0 कैंसिल आउट कर दो, तो कितना हो जाएगा 150, 3 5 15 और एक 0, तो 150 R गुना में R आ जाएगा 150 R। ये किसका है, ये है मोहन का। ओके, तो ये लिख लो मोहन, ये मोहन का है। ओके, अब मुझे वरुण का निकलना है, ये ऐसा ही है, अब मुझे इसको ऐसा ही 1 लिख दो। तो अब देखो, ये वरुण का मुझे निकालना है, तो ऐसा ही 2, वरुण का क्या है 9000 है, 9000 इंटू रेट मुझे यहाँ से भी निकलना है, यहाँ पे R1 लिख दो। ओके, ये R1 क्योंकि 2 रेट है, तो R2 गुना में 3 साल का है डिवाइडेड बाई 100, तो वही है, 0 कैंसिल आउट कर दो, तो 3 9 27, 270 R2 रेट 2। ओके, ये है वरुण का। ओके, तो अब देखो, क्वेश्चन में बोला है कि वरुण 480 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे ज्यादा मिला है वरुण को मोहन से, तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 480 रुपए का है, मोहन से ज्यादा मिला है वरुण को 480 रुपए ज्यादा, तो ये क्लियरली डिफरेंस को बता रहे हैं। तो अब देखो, अब क्या करना है, तो फिर 270 R2 माइनस 150 R1, 150 R1 जिसका वैल्यू है 480 रुपए, ये है ना। तो अब ये दोनों को माइनस कर दो, क्या होगा, ये दोनों ही रेट है, तो देखो
270 से अगर 150 को माइनस करोगे, ये देखो, तो 270 और 150, तो 0, 5 से 7 गया 2 और 1 से 2 गया 1, 120, तो ये 120 हो जाएगा, 120 R। यहाँ पे देखो, ये जो दोनों R2 R1 है ना, इसको अलग अलग मत समझना। यहाँ पे जो है तुम R ही लिख सकते हो, ये 2 हटा दो, कोई जरूरत नहीं, फिर तुम सबको अलग अलग लग जाएगा। देखो ये दोनों सेम है, क्योंकि सेम रेट से ही तो दोनों ने इन्वेस्ट किया था ना, तो ये दोनों सेम है, ठीक है, ये हटा देना, ओके, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से भी जाएगा, या R2 नहीं, या सेम है दोनों, तो देखो, तो 120 R इक्वल्स टू कितना हो गया, 480। अब ये जो R देखो 120 के साथ गुना में है, तो ये नीचे आ जाएगा 480 बटे में 120, तो R का वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगा, तो यहाँ से मेरा R का वैल्यू जो निकल आएगा वो है 480 बटे में 120, ओके। तो अब ये 0 0 कट गया और 4 12 48, 4 आया, तो मेरा रेट परसेंट कितना आया, रेट परसेंट मेरा आया 4%, ओके, यही मेरा आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो हो गया, ये मेरा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ओके, समझ आया, ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल, क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसा वैसा कर देना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। ए स्फीयर इज ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर है, एक गोला है, जिसका रेडियस जो है, व्यास और व्यासार्ध, तो रेडियस का मतलब होता है व्यासार्ध, जो जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, तो इस गोला का जो एरिया है वो क्या होगा, सरफेस एरिया पूछा है। तो देखो, ये जो स्फीयर है, एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, उसका फॉर्मूला सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ओके। यहाँ पे पाई का मान तुम्हें 22/60 एज ऑलवेज पकड़ लेना है, ओके। क्वेश्चन में मेंशन रहे या ना रहे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ओके। तो देखो, अब मुझे सब कुछ बोल ही दिया है, तो क्वेश्चन की तरफ एक बार ध्यान, ऑप्शन की तरफ ध्यान दो। पाई का वैल्यू तुम्हें इस क्वेश्चन में अलग से लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि देखो 100 पाई, 150 पाई, 200 पाई, 120 पाई ऐसे दिया हुआ है, तो मतलब पाई को एज इट इज रख दो। सिर्फ तुम्हें ये जो आर का मान है, आर का मान दे दिया है 5 है रेडियस, तो 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो 4 इंटू पाई इंटू 25, 4 25 कितना होता है, 100 होता है, तो 100 पाई, यही इसका आंसर है, 100 पाई आ गया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए था, स्फीयर का एरिया, ओके। इसका अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो वो भी बना सकते हो। देखो, स्फीयर का मतलब है गोला, तो एक ऐसा सर्किल है और जिसका रेडियस है व्यासार्ध, तो यह है एक रेडियस, ओके, व्यासार्ध। और अगर व्यास आ जाता तो ये पूरा हो जाता है, ऐसे व्यास ऐसे होता है, ओके। तो ये व्यासार्ध हो गया, जो कि है ये 5 सेंटीमीटर बोल दिया गया था, ये 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये पूरा का एरिया निकलना था, यही हुआ, ओके, व्यासार्ध का मान वगैरह सब डाल के, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिजिट वाला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट इन द नंबर, इतना जो दे दिया गया है,
then how many digits will appear more than once in the new number thus formed? ये जो नंबर दे दिया गया है, इन नंबर में से इवन डिजिट में जो इवन और ऑड डिजिट है, इनमें जो घटाना बढ़ाना है वो तो तुम्हें करना ही है। फिर जो नया नंबर आएगा घटाने बढ़ाने के बाद, उसमें सेम डिजिट कितने बार है ये तुम्हें निकलना है। तो देखो पहले नंबर को लिख लो कि जो नंबर दे दिया गया है वो है 2 6 8 7 5 3 और 1। ओके, तो इवन डिजिट कौन सा है? देखो 2 6 8 ये 3 हो गया इवन डिजिट, और बाकी जो सारे हैं 7 5 3 1 ये सब ऑड डिजिट है। तो इवन डिजिट में तुम्हें एक घटाना है हर एक इवन डिजिट में, ठीक है, हर एक इवन डिजिट से एक घटाना है, तो -1 लिख दो, -1 -1। और हर एक ऑड डिजिट में तुम्हें 2 जोड़ना है, तो ये सब ऑड है, तो यहाँ पे लास्ट 2 लास्ट 2 लास्ट 2 लास्ट 2। ओके, तो नया नंबर क्या हुआ? देखो 2 से 1 गया तो 1 आया, 1 से 6 गया तो 5 आया, 1 से 8 गया तो 7 आया। अब 7 के साथ 2 जुड़ गया तो मतलब 9 हुआ, 5 के साथ 2 जुड़ गया तो 7 हुआ, 3 के साथ 2 जुड़ गया तो 5 हुआ, 1 के साथ जो 2 जुड़ गया तो मतलब 3 हुआ। ओके, अब ये जो मेरा नया नंबर आया है, इस नए नंबर में ऐसे कितने नंबर्स है जो 1 से अधिक है? ओके, तो देखो 1 जो है और ज्यादा बार नहीं है, एक ही बार है। 5 जो है ये 2 बार है, 7 जो है ये 2 बार है, 9 और 3 तो अकेला अकेला है, 1 भी अकेला है। सिर्फ 5 और 7, ये 5 और 7 ये दोनों ही 2 बार है। मतलब मेरा ऐसा 2 नंबर है जो कि है 5 और 7, नए जो नंबर ऐसे ये जो फॉर्म हुआ है टोटल नंबर 5 और 7, यही दोनों नंबर है जो 2 बार है, एक से ज्यादा बार है, मोर देन वंस। तो तुम्हारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये 5 और 7 ये 2 नंबर मोर देन वंस है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 2 आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलो, ये एक टाइप के का रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनता है। ओके, ऐसे टाइप का रीजनिंग का भी क्वेश्चन बनता है। हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 2025 में, उसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में भी डाले थे एग्जामिनर। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डेसिमल एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि द एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स 1.05, 2.05 एंड 3.5 इज। ये जो 3 डेसिमल नंबर दे दिया गया है, इन तीनों का एचसीएफ तुम्हें निकालना है। तो कैसे करोगे डेसिमल एचसीएफ? देखो पहले ये लिख लो 1.05, 2.05, 3.5, ये 3 नंबर्स है। तो पहले इन तीनों नंबर्स का जो ये डेसिमल है ये हटा लो, तो क्या होगा? देखो 1.05 ये डेसिमल हट जाएगा तो नीचे 100 आएगा, ये डेसिमल के लिए एक, और डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है उतना 0 नीचे आता है। ओके, डिनोमिनेटर में। अब देखो 2.05 है तो नीचे इसका भी 100 आएगा, और यहाँ पे 3.5 है तो नीचे इसका क्या आएगा? 10 आएगा। अब देखो जब भी डेसिमल एलसीएम और एचसीएफ करोगे तो तुम्हें हर एक मतलब जितना नंबर दे दिया जाएगा, 3 दिया है या 4 दिया या 5 जो भी है, हर एक नंबर का जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ये ऊपर नीचे दोनों जगह में सेम डिजिट होना चाहिए। ऊपर अगर 3 डिजिट है तो नीचे भी 3 डिजिट रहेगा। ओके, एलसीएम एचसीएफ दोनों के लिए है, बराबर है, ठीक है, ये सारे बराबर रहेगा। देखो इस केस में ये 2 जो नंबर है ये 2 नंबर के लिए तो बराबर है ऊपर और नीचे, पर ये जो तीसरा नंबर है इसमें बराबर नहीं है, ये पहले का दोनों की तरह। तो क्या करना है? देखो 1 0 डिनोमिनेटर में इधर लगाना है, तो अगर नीचे लगाओगे तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, सब सेम सेम होना चाहिए, बराबर होगा सारे के सारे नंबर्स। ओके,
अब देखो HCF करना है, तो HCF के लिए ऊपर का जो नंबर्स है, ये ऊपर का तीनों नंबर का HCF करना है जो न्यूमिनेटर्स में है, ओके। और जो डिनोमिनेटर्स में है, इसमें सारे के सारे नंबर्स का LCM करना है। तो ऊपर HCF नीचे LCM, HCF के मामले में। और अगर LCM दे दिया जाता तो ऊपर LCM होता और नीचे HCF होता, ओके। तो नीचे अगर 100 है, ये सबका अगर LCM करोगे तो 100 ही आएगा, ओके। 100 ही आएगा। कैसे हुआ देखो, मैं दिखा देता हूँ। अगर नहीं समझ में आया कि 100 कैसे आया, देखो ये 100 है, ये 10 से जाएगा तो 10 10 100, 10 इंटू 10 100 और 10 इंटू 10 100। 10 से अगर डिवाइड करोगे तो 100 को तो 10 ही आएगा। और इसको फिर 10 से लगा दो, 1 1 1। अब 10 इंटू 10 कितना होता है 100, और 100 के साथ ये सारे के एक गुण करोगे तो 100 ही आएगा, वही आया। तो LCM मेरा 100 आ गया और ऊपर HCF निकालना है। तो HCF के लिए क्या करोगे, HCF के लिए देखो तो 105 205 और इधर 350 लिख दो, ठीक है। तो 5 से काट दो पहले, ये सारे के सारे 5 से जाएगा तो 5 7 35 और 0, 5 2 10, 5 1 5, 4 5 20 और 5 1। अब इसको 7 से देखो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है HCF का बात किया है ना, ये HCF का बात किया है। तो HCF में देखो ये 70 और 21, 7 से तो जा रहा है पर 41 नहीं जा रहा, 41 7 से नहीं जाएगा। तो HCF का मतलब यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये जितने भी नंबर्स दे दिया जाएगा, 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर है, जो जितना भी रहे, वो उसका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर 5 से जाएगा तो 5 से ही जाएगा, अगर 10 से जाएगा तो 10 से ही सारे के सारे नंबर्स जाएगा, ओके। ये है। पर एलसीएम के मामले में ऐसा नहीं होता। एलसीएम में क्या होता है कि जो जितने भी नंबर्स दे दिए गए, अगर उनमें से किसी भी एक नंबर किसी नंबर से जा रहे हैं तो वो एलसीएम में लागू होता है। पर एचसीएफ के मामले में ये लागू नहीं होता। सारे के सारे नंबर्स किसी एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही कटना चाहिए एचसीएफ में, ओके। ये ध्यान रखना है। तो मेरा यहाँ पे 5 है, तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया 5, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.05, 0.05, ओके। ये एक के लिए पॉइंट, और 5 इधर है, ये इधर 0 है और ये 5 है, तो एक यहाँ से मैनेज हो गया और ये एक 0 बच गया, तो एक 0 5 के आ गया, पहले आ गया, ओके। तो 0.05 इसका आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ओके। ऐसे होता है एचसीएफ डेसिमल का। अब मैं तुम सभी को इसी क्वेश्चन का एलसीएम भी दिखा दे रहा हूं कि एलसीएम कैसे होगा, ओके। देखो तो ये 3 नंबर्स है, अब इन तीनों नंबर का एलसीएम अब मुझे निकालना है। तो एलसीएम के लिए वही सेम प्रोसेस जो मैंने बताया था कि पहले ये डेसिमल हटाना है, तो 1.05 है तो इसके नीचे आ जाएगा 100, 2.05 है तो इसके नीचे आ जाएगा 100, और 3.5 है तो इसके नीचे आ जाएगा 10, और ये इधर बराबर कर लेना है, ठीक है, जो लॉजिक मैंने बताया। तो अब देखो मुझे अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया कि ऊपर एलसीएम होगा नीचे एचसीएफ होगा। एचसीएफ के लिए क्या हुआ था, ऊपर एचसीएफ हुआ था नीचे एलसीएम हुआ, ओके। अब उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। तो 100 का अगर एचसीएफ निकालोगे तो 100 ही होगा, क्योंकि 100 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 100 से ही कट रहा है, तो 100 हो जाएगा, नीचे 100 आया। और ऊपर एलसीएम होगा, तो एलसीएम के लिए देखो तो 105, 205 और 350, इन सारे सबका एलसीएम देखो 5 से जाएगा तो 21,
41 और 70। ओके, अब ये देखो, अब इस केस में तुम 7 से लगा सकते हो। ओके, क्योंकि ये एलसीएम है। तो 7 से 3 7 21, 7 से 41 जाएगा नहीं, तो 41 ऐसे ही होगा, और 7 10 70। ओके, ये फर्दर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, एक से जाएगा, पर एक देने का कोई मतलब नहीं। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 35 गुना में 10 तो 350, 350 गुना में 341 कितना होता है? देखो 350 और 341 123। ओके, तो ये जो 123 और 350 है, इनका गुना कर लो। देखो, तो 123 और 35, तो 3 5 15 का 5 हासिल 1, 5 दूना 10 और 11 1 हासिल 1 5 1 5 6, और गुना में 3 3 9 2 गुना 6 3 1 3, तो प्लस कर दो अब। तो 5 9 1 10, 6 और 1 7, और 6 7 और 6 हो जाएगा 13 के 3, और 3 और 1 4। देखो, तो 4305 और इधर का जो एक 0 है, तो ये 0 इधर आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो है, इधर लिख दो 43050। ओके, तो देखो, अब ये 0 से 0 काट दो, और ये फिर काटने मत लग जाना, ये नीचे 10 है डिनोमिनेटर में, तो इधर एक पॉइंट इधर आ जाएगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो 430.5। ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा अगर एलसीएम होता तो। ओके, तो यही आंसर है। समझ आया? ऐसे करना होता है। ओके, तो मैंने दोनों ही बता दिया। डेसिमल के केस में एलसीएम एचसीएफ कैसे करना होता है। ओके, चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा क्लास, कमेंट कर देना, और पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना। कोई भी अगर सजेशन हो तुम में से किसी का, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूँगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझना, और इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितना हो सके। तुम सब घर में PYQs लगाते रहना। जो कोई भी RRB का, SSC का, या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। और जैसे मैंने बताया, जो भी मैंने फॉर्मूला बता दिया है वो सब नोट कर लेना और रिवाइज करते रहना। जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ का बेस जो है उतना ही क्लियर होगा, और फिर ऐसे ही इम्प्रूव होता रहेगा। ओके, और जितने भी मैंने प्रीवियस क्लासेस करवाए हैं मैथ्स के, वो सब देख लेना। और रीजनिंग का और GK GS करंट अफेयर्स का भी मैंने क्लास करवा रखे हैं, वो सब देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। और तुम सब अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना। एग्ज़ाम, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स और भी होना है, तो प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है। अच्छे से अपना ध्यान रखो, खाते पीते रहो, अच्छे से मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो। और जाते जाते एक प्यारी सी मोटिवेशन तुम सभी के लिए। डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। रास्ता जो है सरकारी नौकरी का, वो एक जर्नी है। सरकारी नौकरी एक जर्नी है, और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तुम सभी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सरकारी नौकरी का रास्ता आसान नहीं होता, किसी भी सरकारी नौकरी हो वो डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है, पर इस डिफ़िकल्टी को ही, इस कठिनाई को ही अपना के जीतना है तुम सभी को। और अगर इस कठिनाई को जीत लोगे, फिर डेस्टिनेशन जो है वो बहुत ही शानदार लगेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, और
मुस्कुराते रहो। मंगलानि भवन्तु।